हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज का जो वीडियो है इसके दो टॉपिक होने वाले हैं। एक होने वाला है रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवासीय स्थिति। और दूसरा टॉपिक होने वाला है ग्रोस टोटल इनकम, जिसको हम कहते हैं सकल कुल आय। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेजिडेंस ऑफ एसएससी, यानी कि टैक्स के नजरिए से आपकी आवासीय स्थिति क्या है। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये तय करता है कि किसी पर्टिकुलर टैक्स ईयर के लिए आपकी स्टेटस, आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ध्यान रखना, इसके जितने भी रूल्स है ना वो इंडिविजुअल्स, एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और कंपनियों, इन सभी के लिए अलग अलग है। ठीक है, किसी भी इंसान की इनकम टैक्स लायबिलिटी पूरी तरीके से उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करती है, ना कि उसकी सिटीजनशिप या फिर नागरिकता पर। ठीक है, यानी कि अगर किसी की इनकम टैक्स लायबिलिटी को देखना है ना, तो उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस को देखना पड़ेगा, ना कि उसके सिटीजनशिप को। एग्जाम्पल के लिए ये समझो कि अगर किसी ने भारत के बाहर पैसे कमाए हैं ना, तो उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या थी। ठीक है, इसलिए इनकम टैक्स के पर्पज से एक इंडियन सिटीजन भी नॉन रेजिडेंट हो सकता है, और कोई विदेशी नागरिक भी भारत का रेजिडेंट बन सकता है। एक और जरूरी बात, किसी भी इंसान का रेजिडेंस साल दर साल बदल सकता है, लेकिन सिटीजनशिप जो होती है ना वो हर साल नहीं बदली जा सकती है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति एक ही प्रीवियस ईयर में एक से ज्यादा, यानी कि एक दो या दो से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा देशों का रेजिडेंट भी हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिडेंस की। अगर तो मुख्य रूप से रेजिडेंस के दो टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप है रेजिडेंट। इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फिर साधारण निवासी जिसको हम कहते हैं, और दूसरा आता है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि असाधारण निवासी। और दूसरा टाइप ही नेक्स्ट आ जाता है, वो आता है नॉन रेजिडेंट का, यानी कि अनिवासी। ठीक है, देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, इसके अंडर अलग अलग तरह के एसएससीज की जो रेजिडेंस है ना, वो तय करने के लिए अलग अलग रूल्स दिए गए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। अगर हम डिफरेंट काइंड ऑफ एसएससीज की बात करते हैं ना, तो इसमें शामिल है सबसे पहले नंबर पे इंडिविजुअल, दूसरे नंबर पे आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि एचयूएफ, तीसरे नंबर पे फर्म, फिर आता है हमारा एसोसिएशन यानी कि एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कंपनीज, फिर आता है लोकल अथॉरिटी, फिर आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस। ठीक है, इन सभी एसएससीज को रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर ना दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप में आते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ। ठीक है, इसके लिए जो स्टेटस है ना वो दो तरीके की होती है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। यहाँ ध्यान देने वाली एक इंपॉर्टेंट बात है कि रेजिडेंट के अंदर भी दो सब कैटेगरी है। क्या? पहली आती है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट आती है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, और फिर नेक्स्ट तो आता है नॉन रेजिडेंट। अब दूसरे ग्रुप पे अगर हम बात करते हैं, फर्म एंड कंपनी या फिर एओपी या बीओआई, ये जितने भी नीचे लिखे हुए हैं, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे, तो इसके अंदर क्या आते हैं ना, दो तरीके के लोग होते हैं, दो स्टेटस, या तो वो रेजिडेंट होंगे या फिर नॉन रेजिडेंट होंगे। इनमें इंडिविजुअल्स की तरह ना ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, अब देखना स्टार्ट करते हैं कि किसी इंडिविजुअल को, जो कि फर्स्ट पॉइंट था हमारा कैटेगरीज में, इंडिविजुअल को भारत का रेजिडेंट कब माना जाता है। ठीक है, अब जो हमारा आईटी एक्ट है ना, उसके अनुसार कोई भी इंडिविजुअल किसी प्रीवियस ईयर में इंडिया का रेजिडेंट तब कहा जाएगा जब नीचे दिए हुए जितने भी दो कंडीशंस है ना, बेसिक कंडीशन, उनमें से कम कोई भी एक कंडीशन वो पूरी कर देता है। देखिए, बेसिक कंडीशंस जो है ना, अब हम थ्रू आउट द लेक्चर हम इसको बेसिक कंडीशंस, ये दो कंडीशंस को ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो पहली बेसिक कंडीशन है कि वो इंसान संबंधित प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए भारत में रहा हो। तो या तो वो बंदा, जिस हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, उसमें 182 या उससे ज्यादा दिन भारत में रहा हो, और दूसरी बेसिक कंडीशन आती है कि वो जो व्यक्ति है उस प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो, और इसके साथ ही उस प्रीवियर से ईयर से ठीक पहले के 4 सालों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहा हो। ठीक है,
दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि वो बंदा या तो कम से कम 60 दिन प्रीवियस ईयर में भारत में रहा हो, प्लस इस प्रीवियस ईयर से पहले के 4 इयर्स में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रह चुका हो। तो अगर हम डायरेक्टली बात करें तो कोई भी इंसान इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को पूरा कर लेता है, तो उसे उस साल के लिए इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। लास्ट स्लाइड में सेकंड बेसिक कंडीशन देखते हैं ना, उसको हम 60 डे स्टे इन इंडिया रूल भी कहते हैं, ठीक है। अब हम उस रूल की एक एक्सेप्शन की बात करते हैं, ठीक है। ये वो एक्सेप्शंस हैं, यानी कि वो कंडीशंस हैं, यानी कि वो खास केसेस हैं जहां रेजिडेंट बनने के लिए 60 दिन वाला नियम काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इनमें क्या है, ये वो एक्सेप्शंस होंगे जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को भारत का रेजिडेंट बनने के लिए कंपल्सरीली फर्स्ट बेसिक कंडीशन यानी कि 182 दिन या उससे ज्यादा समय तक भारत में रहना ही होगा। यहाँ पे वो सेकंड बेसिक कंडीशन मान्य नहीं होगी, ठीक है। ये देखो सबसे पहला केस क्या आता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के दौरान किसी इंडियन शिप के क्रू मेंबर के रूप में या फिर भारत से बाहर एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी के उद्देश्य से इंडिया को छोड़कर जाता है, तो वहां पे 60 डे वाला रूल नहीं लग पाएगा। दूसरा केस अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी नौकरी, बिजनेस या प्रोफेशन में लगा हुआ है और वह किसी प्रीवियस ईयर में सिर्फ भारत में घूमने या फिर विजिट पर आता है, तो वहां पे 60 दिन का रूल नहीं लगा पाएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कानूनी तौर पे इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का तब कहा जाता है जब या तो उसका खुद का जन्म या उसके पेरेंट्स का या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी या नाना नानी किसी मतलब इनमें से किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि अविभाजित भारत में हुआ हो। तो इन सभी स्पेशल केसेस में रेजिडेंट का स्टेटस पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 182 दिन वाला क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। यहाँ पे 60 दिन वाला रूल नहीं लग पाएगा, ठीक है। देखिए जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए रेजिडेंट को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, ठीक है। तो रेजिडेंट वो बन गया बाय फुलफिलिंग एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, किसी भी एक बेसिक कंडीशन को पार करके वो रेजिडेंट बन गया। अब क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट उसको कहलाने के लिए ना इस स्लाइड में दिए गए दो एडिशनल कंडीशंस को प्लस एक बेसिक कंडीशन जो हमने रेजिडेंट में पढ़ी थी उसको फुलफिल करना जरूरी है। किसी भी एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर ले और फिर दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर ले। अब पहली एडिशनल कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि वो जो व्यक्ति है ना वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से ठीक पहले के 10 प्रीवियस ईयर में से कम 2 साल भारत का रेजिडेंट रह चुका हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एडिशनल कंडीशन है वो क्या कहती है कि वो जो व्यक्ति है ना रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से ठीक पहले के 7 सालों में से कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए भारत में रहा हो, ठीक है। तो दो बेसिक कंडीशन में से एक कर ली उसने, या तो 182 दिन से ज्यादा रह गया है या तो फिर 60 दिन प्लस जो उसकी सेकंड कंडीशन थी 10 साल वाली वो लग गई। इसके साथ-साथ थर्ड और फोर्थ जो कंडीशन दे रखे हैं एडिशनल कंडीशंस, इनको भी अगर उसने पार कर लिया तो उस बंदे को हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट कह देंगे, ठीक है। अब ये जो थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन है वो क्या कह रही है कि वो व्यक्ति जिस हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं उससे पहले के 10 प्रीवियस ईयर में से कम 2 साल भारत में रह चुका हो, भारत का रेजिडेंट रह चुका हो। और फोर्थ नेक्स्ट कंडीशन कह रही है कि वो व्यक्ति जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उससे ठीक पहले के 7 सालों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए भारत में रह चुका हो, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होते ही वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। अगर मैं बात करूं नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, तो देखो मैंने बोला कि वो रेजिडेंट है मतलब बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल कर ली। अब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो इसका मतलब वन बेसिक कंडीशन प्लस टू एडिशनल कंडीशन उसने कवर कर ली। बट अगर मैं उसको कहती हूँ कि वो तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उसने क्या किया है, उसने कोई बेसिक कंडीशन तो फुलफिल कर ली है मगर जो एडिशनल कंडीशंस है ना
उन दोनों में से उन दोनों कंडीशंस को वो सैटिस्फाई नहीं कर पाया, तो वो क्या बन गया? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। अब इसके साथ मैंने आपको बताया इंडिविजुअल या तो होता है रेजिडेंट या तो होता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट के हमने दो केसेस देख लिए, ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी। अब हम देखते हैं नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का क्या मतलब है? नॉन रेजिडेंट वो बंदा हो जाएगा जो कोई भी बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाया, बात खत्म। उसने कोई भी बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, उस पे काटा मार दो, वो नॉन रेजिडेंट हो गया इंडिया के लिए, ठीक है। अब इन शॉर्ट अगर हम इसको देखें तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए वन बेसिक कंडीशन प्लस टू एडिशनल कंडीशन, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए वन बेसिक कंडीशन प्लस नो एडिशनल कंडीशन, और नॉन रेजिडेंट बनने के लिए नो बेसिक कंडीशन, ठीक है। इसके बाद स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और 60 डेज एट अ स्ट्रेच इज नॉट नेसेसरी। जो 182 दिन है वो एक साथ 182 दिन नहीं गए, साल के 365 दिनों में से टोटल 182 दिन या उससे ज्यादा रहना होना चाहिए। वन स्ट्रेच में किसी ने नहीं कहा, ठीक है। द एंटायर स्टे नीड नॉट टू बी एट वन प्लेस ओनली। अभी ऐसा भी नहीं है कि वो बेंगलोर में रहा है तो 182 दिन उसे बेंगलोर में ही बिताने हैं। भारत में रहना चाहिए, भारत के जो हमारी बाउंड्री है उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब वो कभी बेंगलोर में है, कभी दिल्ली में है, कभी मुंबई में है, डज नॉट मैटर, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं कि कोई एचयूएफ है उसको रेजिडेंट कब कहा जाएगा, ठीक है। मतलब रेजिडेंस ऑफ एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे तय करते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे आपको पहले बताया कि रेजिडेंस ऑफ एचयूएफ में भी वो या तो रेजिडेंट होगी या तो वो नॉन रेजिडेंट होगी। और अगर वो रेजिडेंट होगी तो फर्दर टू क्लासिफिकेशंस होंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रेजिडेंट होने के लिए उसको कौन से नियम को पालन करना होगा। इसके लिए सबसे पहली बात है कि जो एचयूएफ है ना उसके बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट यानी कि उसके कामकाज का नियंत्रण और प्रबंधन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, नियंत्रण एंड प्रबंधन पूरी तरीके से या फिर पार्टली, थोड़ा बहुत आंशिक रूप से भारत में स्थित हो, उसे एचयूएफ को इंडिया का रेजिडेंट तभी माना जाएगा, ठीक है, जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरीके से या पार्टली भारत में हो, ठीक है। अब इंडिविजुअल की तरह ही इसको दो भागों में बांटा जाता है, ऑर्डिनरी या फिर नॉन ऑर्डिनरी, ठीक है। रेजिडेंट तो वो बन गई अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भारत में है। अब देखते हैं वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। तो देखिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट को बनाने के लिए जो फैमिली का करता है ना वो इंडिविजुअल वाली दोनों एडिशनल जो कंडीशंस थी, ठीक है, जो एडिशनल थी उनको पूरा अगर कर देता है ना तो उस एचयूएफ को भारत का ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहा जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कर्ता के लिए बेसिक कंडीशन को पूरा करना जरूरी नहीं है, सिर्फ दोनों एडिशनल कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और नॉन ऑर्डिनरी की अगर हम बात करते हैं तो कर्ता उन दोनों एडिशनल कंडीशंस को ना पूरा नहीं कर पाता। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बेसिक कंडीशन की यहाँ पे भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल कह रहे हैं कि दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरा नहीं कर पाया। एक को किया नहीं किया डज नॉट मैटर, दोनों को करना पूरा जरूरी है, ठीक है। दोनों को नहीं कर पाया तो वो नॉन ऑर्डिनरी में चला गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट ऑफ एचयूएफ, यानी कि इसका सीधा सा रूल है कि अगर एचयूएफ का जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी की पूरी तरीके से होली सिचुएटेड आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर हो रहा है, ठीक है, तो उसे इंडिया का नॉन रेजिडेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। ने दो पॉइंट्स इंडिविजुअल और एचयूएफ को कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कंपनी। तो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। इस नोट में लिखा हुआ है कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस इज नॉट कंसीडर्ड इन कंपनी। कंपनी के लिए नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर वो रेजिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई कंपनी भारत की रेजिडेंट कब कहलाती है, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि वो इंडियन कंपनी हो, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। अगर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भारत में है तो वह हमेशा इंडिया की रेजिडेंट ही रहेगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है कि उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं पीओईएम, पोएम, वह जो उसका पोएम है ना वो जो है वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में हो रहा है, यानी कि वो जगह जहां पे कंपनी के बड़े बड़े कॉमर्शियल और बिजनेस डिसीजन लिए जा रहे हैं ना
वो जो जगह है वो इंडिया में सिचुएटेड है। अब अगर किसी फॉरेन कंपनी यानी कि विदेशी कंपनी का भी अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट भारत से चल रहा है ना, तो उसको भी हम रेज़िडेंट ऑफ इंडिया कह देंगे, ठीक है? अब हम देखते हैं नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट का सीधा सा रूल है, अगर कोई कंपनी रेजिडेंट की ये जो कंडीशंस दोनों मैंने दी हैं कि वो इंडियन इंडियन कंपनी है, रजिस्टर्ड इन इंडिया है और उसका पोएम जो है वो भारत से गवर्न हो रहा है उसका मैनेजमेंट, तो वो अगर नहीं हो रहा मतलब दोनों चीजें, तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगी, काम खत्म। अब देखते हैं कि कोई फर्म, एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी और हर तरीके के आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस जो हैं, वो रेजिडेंट कब कहलाते हैं और कब उनको नॉन रेजिडेंट कह देते हैं हम, ठीक है? इनका जो स्टेटस है ना, उसको तय करने के लिए ना बहुत ही आसान और एक जैसे नियम है, ठीक है? सबके सबके लिए एक ही जैसे नियम है। इनको भी ना 2 कैटेगरी में बाँटा गया है, या तो वो रेज़िडेंट होंगे या तो वो नॉन रेज़िडेंट होंगे, इन सभी को। अगर 4 नंबर में किसी एक इंडिविजुअल किसी का भी नाम पूछ लिया जाता है, फर्म का रेज़िडेंट बताओ या फिर बीओआई का, तो सबके यही लिखने हैं, ठीक है? तो अगर हम रेज़िडेंट की बात करते हैं कि इन फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी या किसी भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को रेज़िडेंट कब कहेंगे? तो इन एंटिटीज के अफेयर्स का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यानी कि इनका कामकाज और नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरीके से या फिर थोड़ा सा भी पार्टली या फिर होली भारत में हो रहा हो, ठीक है, इंडिया में हो रहा हो, तो इन्हें इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाता है। यानी अगर एक छोटा सा डिजाइन भी भारत से लिया गया है ना, तो भी ये रेजिडेंस ऑफ इंडिया कहलाएंगी, ठीक है। और अगर दूसरी कैटेगरी देखते हैं नॉन रेजिडेंट की, तो इसका उलट सीधा सा नियम आ जाएगा क्या, कि अगर इनके बिजनेस या कामकाज का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, पूरी तरीके से भारत से बाहर है, क्योंकि थोड़ा सा भी भारत में आया तो इनको हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया कह देंगे। लेकिन अगर पूरे का पूरा भारत से बाहर हो गया, तो इनको हम क्या कहेंगे? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कह देंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट में कहें तो कंपनियों की तरह इनके जो केस में ना ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी का कोई चक्कर नहीं होता। अगर ये रेजिडेंट है तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही कहलाएंगे, ठीक है। सारा खेल किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पे। इनके कंट्रोल और मैनेजमेंट से डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 जो कि कहता है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड, यानी कि ऐसी कोई कमाई जिसको असल में अभी आपने प्राप्त नहीं किया है बट वो आपकी प्राप्त मानी जाएगी, ठीक है। देखो, जनरली क्या होता है ना कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी तब बनती है जब हमें कोई इनकम असलियत में हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, हम उसको एक्चुअली में रिसीव कर लें। लेकिन सेक्शन नंबर 7 जो है वो लॉ में एक लीगल फिक्शन की तरह काम करता है। इसके अनुसार कुछ खास तरीके की इनकम्स हैं वो भारत में रिसीव्ड ही मान ली जाती हैं, ठीक है। भले ही वो अभी तक आपने फिजिकली अपने अकाउंट में क्रेडिट हुई है या नहीं हुई है। उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें पहला एग्जांपल है किसी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट फंड यानी कि आरपीएफ में एम्प्लॉय के क्रेडिट बैलेंस पे होने वाला एनुअल एस्क्रेशन यानी कि सालाना बढ़ोतरी, ठीक है। अब ये जो सालाना बढ़ोतरी है ना, इसको मान लिया जाएगा कि आज नहीं तो कल आपके अकाउंट में तो आएगी आएगी ना, ठीक है। अब इसमें मिलने वाला ब्याज भी कंसीडर कर देंगे या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी कंसीडर किया जा सकता है जो एक लिमिट से ऊपर हो गया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि किसी आरपीएफ में ट्रांसफर किया गया अनऑर्गेनाइज्ड फंड यानी कि ट्रांसफर्ड बैलेंस। और तीसरा एग्जांपल इसने दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी दूसरे एम्प्लॉयर द्वारा किसी नोटिफाइड पेंशन स्कीम में किया गया कंट्रीब्यूशन। ये सारे का सारा पैसा आज आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी हो ही जाएगा, ठीक है। मतलब भले ही ये पैसा अभी आपके हाथ में नहीं आया है, लेकिन टैक्स के नजरिए से इसी साल आपकी रिसीव्ड इनकम इसे मान करके टैक्स इसका कैलकुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि आईटी एक्ट का सबसे पावरफुल सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 9 जो हमें कहता है इनकम डीम्ड टू एक्योर और अराइज इन द कंट्री। इसका मतलब है कि वो कमाई जो असल में भारत में पैदा हुई मानी जाती है, ठीक है। ये जो सेक्शन है ना, ये गवर्नमेंट को ये राइट देता है कि वह उस इनकम पर भी टैक्स लगा सके जो टेक्निकली इंडिया की बॉर्डर्स के अंदर जनरेट हुई है, ठीक है। भले ही उसे कमाने वाला कोई नॉन रेजिडेंट है जो विदेश में रह रहा है, फॉरेन में रह रहा है, ठीक है। इसके लिए कुछ की कैटेगरीज हैं, उनको देखते हैं। देखो, पहला है बिजनेस कनेक्शन। अगर किसी फॉरेन इंसान, फॉरेनर का, ठीक है, फॉरेनर कोई विदेशी व्यक्ति है या कंपनी है, ठीक है, उसकी भारत में कोई बिजनेस इक्विटी या कनेक्शंस हैं, तो उससे होने वाली कमाई जो है ना वो इंडिया में टैक्स के दायरे में आएगी, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टी या एसेट। अगर भारत में मौजूद किसी भी प्रॉपर्टी, एसेट या सोर्स से कोई इनकम आ रही है ना, तो उसे हम यहीं की इनकम माना जाएगा, चाहे बेशक वो कोई फॉरेनर कमा रहा हो, ठीक है। तीसरा कहते हैं सैलरीज, कि अगर कोई नौकरी या सर्विस भारत में दी गई है और उससे मिलने वाली सैलरी को इंडिया में ही एराइज माना जा रहा है, ठीक है, भले ही वो सैलरी विदेश में पे की जा रही है, ठीक है। फोर्थ है डिविडेंड्स, कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी यानी भारतीय कंपनी है और भारत के बाहर किसी को डिविडेंड देती है, तो वह भी इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारा लास्ट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, यानी कि एफटीएस। अगर ये पेमेंट सरकार, किसी रेजिडेंट और यहाँ तक कि किसी नॉन रेजिडेंट द्वारा भी किया गया है, बशर्ते वह पैसा इंडिया में किसी बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ हो, तो इस पर भारत में ही टैक्स लग जाएगा चुपचाप, ठीक है। तो लास्टली हम क्या बात करते हैं कि भले ही पैसा जो है बाहर घूम रहा हो ना, पर अगर उसकी जड़ें इंडिया से जुड़ी है ना, तो सेक्शन नंबर 9 उसको इंडिया में ही टैक्सेबल बना देता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। जो रेजिडेंस का टॉपिक मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 20 मार्क्स में सीधा आ जाता है, ठीक है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरी वीडियोस को शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।